जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर 12 की केस स्टडी थर्ड एग्जाम्पल, जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे भी दी गई थी, वो डिस्कस करते हैं। तो पेज वॉल्यूम 1 पेज 259 केस स्टडी थर्ड एग्जाम्पल अपने सामने रखिए। जी, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त पेज 259 नहीं है? चलिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। देखने से हमें पता चल गया कि ये केस स्टडी है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारे जहन में क्लियर हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन का एनालिसिस करें। रिक्वायरमेंट में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द 3 इवेंट्स अबव, यानी ऊपर कोई 3 इवेंट्स होंगे। करना क्या है हर एक का? पहली रिक्वायरमेंट, डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। बताना है कि क्या इन इवेंट्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। सेकंड, डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन द अमेंडमेंट। बताना है कि क्या प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे कंक्लूड करने के लिए कि अमेंडमेंट ठीक हुई कि नहीं। और तीसरा, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट शुड द इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड, यानी इफ द इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड तो हमारा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। 3 चीजें बतानी है। पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं। दूसरी चीज, प्रोसीजर हम क्या परफॉर्म करेंगे एज ऑडिटर कंफर्म करने के लिए कि अमेंडमेंट ठीक की गई है। और तीसरा, अगर अमेंडमेंट ठीक नहीं है हम रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा। 3 चीजें हैं। पहले में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमसे पूछ रहा है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट होगी कि नहीं, तो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। दूसरे में ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पूछ रहा है कि हमने उस एरिया उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या ऑडिट प्रोसीजर यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और तीसरे में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 बाय 1। पहला, रिसीवेबल। 3 केस हैं, रिसीवेबल, लॉ सूट और वेयर हाउस। तीनों में 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। टोटल मार्क्स 15। इसका मतलब है हर एक केस के 5 नंबर है। रिसीवेबल के भी 5, लॉ सूट के भी 5, वेयर हाउस के भी 5। ठीक है, और उस 5 नंबर में 3 रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबली खुद से हम अगर खुद से वैल्यूएशन करें, जजमेंट करें कि मार्क्स कितने होंगे, तो शायद 1 या 1.5 नंबर होगा अमेंडमेंट का और 1 या 1.5 नंबर होगा हमारा एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट का। और फिर जो 2-3 नंबर होंगे वो डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर्स के होंगे। इसका मतलब है हमें कम से कम 3 प्रोसीजर जरूर बताने चाहिए। 3 प्रोसीजर हमारी असेसमेंट के मुताबिक। स्टार्ट करते हैं। रिसीवेबल, एक कस्टमर सबसे पहले केस का पहली लाइन, एच कंपनी ऑपरेट्स ए चेन ऑफ फूड होलसेलर्स अक्रॉस द कंट्री एंड इट्स ईयर एंड वाज 30 December 2011। ईयर एंड को अंडरलाइन कीजिए। ये डेट हमारे लिए क्वेश्चन में ऑडिट के केस स्टडी में अगर डेट्स दी हुई हैं, हमारे लिए ये डेट्स अहम होती हैं। क्यों अहम होती हैं हमारे लिए? सब्सिक्वेंट इवेंट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ईयर एंड की डेट हो, ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो, हमारे लिए क्यों अहम होती है? ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिसाइड करने में हेल्पफुल होती हैं। फाइनल ऑडिट इज नियरली कंप्लीट एंड इट इज प्रपोज्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड ऑन 30 December। 13 दिसंबर को ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी। रेवेन्यू फॉर द ईयर इज 78 million एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7.5 million। जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया उसने हमें किस लिए? मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया, साथ में रेवेन्यू क्यों दिया फिर? कंफ्यूज कि हम जल्दी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय रेवेन्यू को बेंचमार्क ना बना ले मटेरियलिटी के लिए। द फॉलोइंग इवेंट्स हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। वो कहता है ईयर एंड के बाद ये 3 इवेंट हुए सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। ये अंडरलाइन कीजिए। इसका क्या मतलब है? अब हमें किस कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है? सब्सिक्वेंट इवेंट के। क्लियरली उसने बता दिया। अगर ये लाइन ना भी बताता
तो हम इवेंट की डेट से अंदाजा लगा लेते कि ये ईयर एंड के बाद इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, वैसे तो उसने अच्छा किया कि हमें खुद से बता दिया उसने, लेकिन अगर फर्ज कीजिए ये लाइन ना होती तो हम फिर उस इवेंट की डेट से अंदाजा लगा लेते कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। जी, पहला इवेंट, ए कस्टमर ऑफ एच कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम एंड इट्स ईयर एंड बैलेंस इज 0.3 मिलियन। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन कीजिए, कैश फ्लो प्रॉब्लम। और मुझे ये कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। मुझे बताइए, क्या हमारा क्लाइंट कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या उसका कस्टमर? तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न का इशू हमारे क्लाइंट के लिए नहीं है, उसके कस्टमर के लिए। The company has just become aware that its customer is experiencing significant going concern difficulties. कंपनी को पता चला, अभी पता चला है ईयर एंड के बाद, कि वो डिफिकल्टीज में है। Company believes that as the company has been trading for many years, they will receive some, if not full, amount payment from the customer. Hence, they have not adjusted the receivable balance. वो कह रहे हैं कि जी हम चूंकि काफी अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए सारे पैसे ना सही कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, पर वीएन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। केस समझ आ गया आपको? हमारा क्लाइंट, उसका कस्टमर जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, क्लाइंट ने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की। अब बताइए, पहला रिक्वायरमेंट, डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। जिससे पूछूं वही बताए। जी मेरे भैया आप बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है, रीजन बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया कस्टमर, और बैंकरप्सी ऑफ डेटर आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। बैंकरप्सी ऑफ डेटर आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, तो इसलिए एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। सेकंड, अच्छा अमाउंट अब किस पर एडजस्टमेंट करनी है, प्रोविजन की उस एंट्री की अमाउंट क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कितने पैसे रिकवर होंगे। जितने पैसे रिकवर नहीं होंगे उनकी एडजस्टमेंट करनी है हमने, जितनी एक्सपेक्टेशन है। कहता बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रोविजन की अमाउंट क्या होनी चाहिए? जी बताइए। इस जैसा केस आपको याद है प्रीवियस केस स्टडी में हमने किया था, वो काबुल एंड कंधार वाले में, उसमें भी तकरीबन यही सिचुएशन थी। ठीक है, काबुल का एक रिसीवेबल था कंधार, और कंधार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, याद है? तो हमने कैसे डिसाइड किया था कि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग क्या होगी? केस वही है। जी मेरे भाई आप बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे साथ वाले? तीन दिन से छुट्टी पे थे मेरा भाई, अपनी किताब के पहले सफे पे लिखे कि मैं छुट्टियां करता हूं, हालांकि छुट्टियां करने से सीए नहीं होता। लिख मेरा भाई लिख। रिजल्ट के बाद जब दोबारा किताब खोलोगे तो हाँ, तो जब दूसरों से पूछोगे, आई कैप से पूछोगे मुझे क्यों फेल किया, तो उस वक्त फिर जवाब मिलना चाहिए ना। भाई इतनी जल्दी नहीं लिखा जा सकता, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी कोई चीज है। लिख सही तरह मेरा भाई, सही तरह लिख पूरी बात, ये चेक कर साथ। वैसे तो रिलेटेड पार्टी से जो एविडेंस मिलता है वो डाउटफुल होता है, लेकिन मेरे भाई साथ वाला इसका दोस्त चेक करे क्या इन्होंने लिखा है। जी आप बताइए मेरे भाई, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि प्रोविजन कितनी अमाउंट की रिकॉर्ड होनी चाहिए? शाबाश, क्लाइंट का डेटा जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। शाबाश। और करस्पॉन्डेंस देखेंगे जो उनकी आपस के साथ है एक दूसरे के साथ, कि वो कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है क्लाइंट ने उस कस्टमर के साथ करस्पॉन्डेंस किया, हो सकता है अगर उसका लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है तो लिक्विडेटर के साथ कोई कम्युनिकेशन हुई हो, बस ठीक है। जी आप बताइए और क्या प्रोसीजर हो सकता है? मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं क्या, कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड? अच्छा, और कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, चले ठीक है, ये वैसे पहले करने वाला काम था, ठीक है बहरहाल। और डेटर शेड्यूल में क्या पता चलेगा? एजिंग नहीं, एजिंग नहीं देखेंगे जी। ईयर एंड के बाद कलेक्शन, इतना बड़ा एविडेंस होता है हमारे पास
कि ये रेंट के बाद अमाउंट रिसीव हुई कि नहीं हुई। जितनी अमाउंट रिसीव होगी वो तो कंफर्म हो गया, गुड है। जो रिसीव नहीं हुई वो डाउटफुल होगी। अच्छा चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट शुड द इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड। इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा जी, आप बताइए क्या। शाबाश, अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की तो ये मिस स्टेटमेंट होगी। हम उसके बाद क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे या कि एडवर्स, मटेरियलिटी लेवल से कंपेयर करके बताइए मटेरियल है कि परवेसिव है। 7.5 का 5% लेके मुझे दिखाइए ना, कैलकुलेशन करके दिखाइए जी। कैलकुलेटर किधर है आपका? हाँ कैलकुलेटर कीजिए ना, कैलकुलेट करके दिखाइए। 0.675 तो ये मटेरियल 0.375 तो ये मटेरियल हुआ या परवेसिव? ये इमटेरियल हुआ। तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? अनमोडिफाइड। 50 रुपए उस स्टूडेंट के लिए जो बताएगा कि इस अनमोडिफाइड ओपिनियन के आगे भी हमने कुछ सेंटेंस लिखना है। वो क्या जी? हाँ, प्रोवाइडेड इट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेटेड बेसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। शाबाश, ये लाइन भी लिखनी चाहिए हमें, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, ये रिसीवेबल का केस क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सारी डिस्कशन जो हमने की है रिसीवेबल की हेडिंग दे के एक ही पैराग्राफ में कर देंगे या कि रिक्वायरमेंट की नंबरिंग के लिहाज से 1 2 3 करके करेंगे? बिल्कुल 1 2 रिसीवेबल क्लियरली डिफरेंशिएट करना है, क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। दूसरा केस रिसीवेबल क्लियर है जी। हाँ, वो उस सॉल्यूशन में जो फोर्थ पॉइंट है ये ऑप्शनल है, ये असल में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है। फोर्थ वाला पॉइंट जिसमें कह रहा है कि जी इसको आपको याद है जितने भी मिस स्टेटमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं वो इमटेरियल हो भी तो उनको अलग नोट करते रहते हैं एक पेज पे। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल में बताया था मेरे भाई कि एक पेज किस लिए नोट करते रहते हैं, ताकि एंड पे जाके देखे एग्रीगेट मटेरियल बनता है कि नहीं। ये यहाँ पे ऑप्शनल कह रहा हूं क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में कहा मुझे सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। अगर रिक्वायरमेंट में कहता बताओ ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इस सिचुएशन में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो उस सूरत में फिर हम ये लाइन भी लिखते क्योंकि ये भी ऑडिटर के कोर्स ऑफ एक्शन में शामिल होते जी। हाँ, जो हमने प्रोसीजर पढ़े हुए हैं उनमें से कुछ प्रोसीजर इस सिचुएशन से रेलिवेंट हो सकते हैं। अब ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से इससे रिलेट कर सकते हैं जी। ये कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, ये काउंटिंग में आप पढ़ते हैं, ये काउंटिंग का टॉपिक है। अगर आपको ये लाइन लिखनी नहीं आती एडजस्टिंग इवेंट के साथ तो फिर इसको चाहे ना लिखें, इतना लिख दें बिकॉज दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज बैंकरप्सी ऑफ डेटर आफ्टर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। ये लाइन लिख दें सिर्फ, बैंकरप्सी ऑफ डेटर्स आफ्टर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट देयरफॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तो काउंटिंग में IAS 10 अगर आप पढ़े तो उसमें वो कहता है कि एडजस्टिंग इवेंट के साथ ये भी लाइन लिखनी होती है बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब ये होता है कि ईयर एंड पे चांस था कुछ ना कुछ इस इवेंट का। सेकंड लॉसूट कह रहा है ए की सप्लायर ऑफ कंपनी इज सुइंग देम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सप्लायर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल किया। लॉसूट वाज फाइल्ड प्रायर टू ईयर एंड and the sum claimed by them is 1 million. This has been disclosed as contingent liability notes to the financial statement. However, correspondence has just arrived from the supplier indicating that they are willing to settle the case for a payment by company for 0.6 million. It is likely that the company will agree to this. It is likely, इसको underline कीजिए. It is likely that कंपनी विल एग्री टू दिस। जी बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। आपको पता है डिसीजन ऑफ लीगल केस, सेटलमेंट ऑफ लीगल केस आफ्टर ईयर एंड
एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेटलमेंट ऑफ लीगल केस आफ्टर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर आगे लिखना चाहे तो अच्छी बात है, लिख दें बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, देयरफॉर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए कितने की, 0.6 मिलियन की। प्रोविजन ऑफ 0.6 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड। फिर कह रहा है सेकंड रिक्वायरमेंट में डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म टू रीच ए कंक्लूजन। जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0.6 मिलियन की अमाउंट जो है वो करेक्ट है, कैसे पता चलेगा हमें? कॉरेस्पॉन्डेंस जो उनकी हुई है वो देखेंगे। इसके अलावा बिल्कुल लॉयर से ओपिनियन ले लेंगे कि बताइए आपके ख्याल में लाइकली सेटलमेंट क्या हो सकती है। कॉरेस्पॉन्ड अगर ईयर एंड के बाद कोई पेमेंट हो गई है, सेटलमेंट हो गई है, कैश की पेमेंट हो गई है, उसको भी देख लेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। इससे हमें अमाउंट पता चल जाएगी कि क्या 0.6 मिलियन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट पे। बताइए कि इस सिचुएशन में अगर अमाउंट एप्रोप्रिएट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करती कंपनी, 0.6 मिलियन को रिकॉर्ड नहीं करती, तो इफेक्ट क्या होगा रिपोर्ट में? मटेरियल। कैसे पता चला? क्या ये मटेरियलिटी की कैलकुलेशन हमारे आंसर में शो होगी? बिल्कुल लाजमी होगी। तो ओपिनियन क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट, वेयर लास्ट रूट क्लियर है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं। रिसीवेबल भी एडजस्टिंग इवेंट था, लास्ट रूट भी एडजस्टिंग इवेंट था। लाइकली का मतलब यह है कि प्रोबेबल है, इस चीज का चांस है, 50% से ज्यादा इस चीज का चांस है कि ये होगा। वेयरहाउस, एच कंपनी हैज 3 वेयरहाउस फॉलोइंग एक्सटेंसिव रेन ऑन 20th November, significant rain and river water flooded the warehouse located in किसी शहर में। All of the inventory was damaged and has been disposed of, सारी की सारी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, डिस्पोज कर दी गई। The insurance company has already been contacted. No amendments or disclosure have been made in the financial statements. सबसे पहली चीज, डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नहीं रिक्वायर। एक मिनट, वन बाय वन। जी मेरे नेचुरल डिजास्टर है, बिल्कुल नहीं। तो सिग्निफिकेंट 3 वेयर हाउस थे, 3 में से एक मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गया, इन्वेंट्री सारी जाया हो गई, तो ये सिग्निफिकेंट तो होगा, मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट होगा। एक मिनट हरिए जी, सिग्निफिकेंट है। क्या अमेंडमेंट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? नहीं जी, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, सब्सिक्वेंट इवेंट तो है लेकिन नॉन एडजस्टिंग है। क्या इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? अगर मटेरियल होगा तो मुझे लग रहा है ये वैसे मटेरियल, क्योंकि देखें तीन लोकेशन, 3 इन्वेंट्री वेयर हाउस है हमारे, एक जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी 2 चल रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में ये अमाउंट इमटेरियल होगी या मटेरियल? मुझे भी लग रहा है मटेरियल होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो इमटेरियल को डिस्कस मेरा ख्याल है नहीं करना चाहें कर भी सकते हैं कि इमटेरियल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन मटेरियल है तो अमेंडमेंट। अच्छा, लफ्ज पे गौर कीजिए, उसने लफ्ज यूज किया है अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसने एडजस्टमेंट का वर्ड यूज नहीं किया। अगर वो कहता ना बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं, फिर हम कहते हैं भैया एडजस्टमेंट तो कोई नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन अमेंडमेंट का मतलब है अमाउंट्स में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी, एडजस्टमेंट में भी, डिस्क्लोजर में भी। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है इसकी वजह से डिस्क्लोजर आएगा। एग्री करते हैं इससे?
नेक्स्ट वो कह रहा है कि बताइए ऑडिट प्रोसीजर डैश शुड बी परफॉर्म। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। 3 वेयर हाउस थे, एक डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कंपनी चलेगी, बंद हो जाएगी, या 50-50 है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि कंपनी चलेगी, कोई इशू नहीं है बड़ा? कितने स्टूडेंट्स का, आगे शायद इंश्योरेंस की भी बात कर रहा है वो, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑलरेडी बीन कॉन्टेक्टेड, इसका मतलब इंश्योरेंस करवाई थी। नो अमेंडमेंट्स आर डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर्स वगैरह एडजस्टमेंट नहीं की गई। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये गोइंग कंसर्न का इशू अराइज होता है, हो सकता है? अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है, मैं अपना ओपिनियन बता दूं। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ उसको साइड पे कर दें। सोल्यूशन पे क्या लिखा उसको, मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें गोइंग कंसर्न का इशू अराइज नहीं होता। इसकी 2 रीजंस हैं मेरे पास अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। पहली रीजन ये है कि 3 फैक्ट्रीज थी, एक डिस्ट्रॉय हुई है, बाकी 2 बिल्कुल ठीक हैं, उनसे ऑपरेशन कंटिन्यू हो सकते हैं। पहला आर्गुमेंट ये। अगर एक ही वेयर हाउस होता ना, फिर मैं कहता जरूर गोइंग कंसर्न का इशू है। 3 है। दूसरा आर्गुमेंट मेरा यह है कि इंश्योरेंस करवाई हुई थी, एक्सपेक्टेड है कि इंश्योरेंस वालों से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, नुकसान पूरा हो जाएगा, इतना बड़ा सवेयर इशू नहीं, क्योंकि एक तो बाकी 2 कंटिन्यू कर रहे हैं वेयर हाउस, और दूसरा इंश्योरेंस करवाई थी। मेरे ख्याल में गोइंग कंसर्न सोल्यूशन में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर पे प्रोसीजर भी बताएंगे, और फिर उसके बाद आगे मिस स्टेटमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि सर गोइंग कंसर्न, हमें नहीं पता कि उसने इन्वेंट्री बाकी 2 में कितनी है, हो सकता है ज्यादा इन्वेंट्री इधर पड़ी हो और बाकी 2 में कम इन्वेंट्री पड़ी हो, और अभी इंश्योरेंस वालों से सेटलमेंट भी तो नहीं। कुछ स्टूडेंट के ख्याल में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी डिस्कस होनी चाहिए। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कितने मैस, लेकिन मैं एक ओपिनियन लेना चाह रहा हूं आपसे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है गोइंग कंसर्न की, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं होती? हाँ, तो ज्यादा स्टूडेंट जो है उनके ख्याल में नहीं होती। जिन स्टूडेंट्स के ख्याल में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं होती है राइज, वो सोल्यूशन में जो तीसरा है वेयर हाउस वाले में, तीसरी ऑप्शन इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इसमें तीसरा पैरा, इसको काट दीजिए। इफ अमाउंट ऑफ अनइंश्योर्ड लॉस इज सच दैट, ये वाला पॉइंट, ये गोइंग कंसर्न से रिलेट कर। लेकिन अगर कोई कन्विंस्ड है कि नहीं गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है, वो फिर इसको रहने दे। मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि गोइंग कंसर्न का इशू डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ ठीक है, हम बिल्कुल हम मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। बेस्ट प्रोसीजर यही है कि हम मैनेजमेंट से पूछे सर बताएं कि इन्वेंट्री का कितना था, इंश्योरेंस से आपको कितनी, वो प्रोसीजर में लिखा हुआ है कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इंश्योरेंस वालों के साथ अगर कोई सेटलमेंट हुई है वो भी देखेंगे, इन्वेंट्री लेवल भी चेक करेंगे, ये सारे प्रोसीजर उसने लिखे हुए हैं। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप या तो दोनों सूरतों में सोल्यूशन दे दें कि अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो ये इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे, अनसर्टेनिटी नहीं है तो ये इफेक्ट होगा, या सिर्फ गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को एक्सक्लूड करके अपना आंसर ड्राफ्ट करते हैं। मैं आपको दोनों की इजाजत दे रहा हूं इसमें, समझ आ गया आपको सिचुएशन? जी, तो अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिसस्टेटमेंट होगी। इफेक्ट क्या है नहीं बताया उसने, हाँ तो मटेरियल परवेसिव दोनों डिस्कस कर दें। लेकिन अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर देती है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, आगे आपको ऑप्शन दे दी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दोनों इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को क्रिएट करने के लिए तो दे सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जी क्लियर हो गया ये केस वेयर हाउस वाला? तो जी 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 प्रोसीजर में है कि डिस्कस कीजिए डायरेक्टर के साथ
कि क्या उनके पास इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी है इन्वेंट्री की कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में मुराद ये कि जी अभी फौरी तौर पे भी उनके पास इंतजामात हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले सेटलमेंट करने के लिए कुछ टाइम लेंगे ना, फौरी सेटलमेंट नहीं करते होते। क्लियर होगी ये बात जी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाहते हो, कोई पॉइंट पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर दे तो फिर उस सूरत में एमसीओ मैटर पैराग्राफ शाबाश बिल्कुल आएगा। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर दे तो एमसीओ मैटर पैराग्राफ आएगा, आएगा ना, पढ़ा था ना। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए इसको क्लोज कर दें फिर। चैप्टर 12 हमारा क्लोज्ड। इसमें अब सिर्फ मैंने आपको कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस करवानी है इसमें, क्योंकि अभी मैं केस स्टडी से मुतमिन नहीं हूँ इस चैप्टर की। और इस केस चैप्टर की केस स्टडी का एक फायदा ये भी होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी भी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी उसने एमसीओ मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की बात की, उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट की बात की, तो लेकिन वो मैं इस वीक में नहीं करवा रहा। इस वीक में आपका टर्म टेस्ट है ना, तो मैं आप पे इस वीक में ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। और यही वजह है कि असूली तौर पे मैंने आपको बताया था हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो कि पास और फेल होने वाले स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑडिट में 3 चैप्टर हैं। कौन कौन सा? हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला और आईटी वाला, जो कि हमारी राइज बुक में 11, 12 और 13 बनते हैं। इसमें 12 हमने कर लिया, जिसमें सबसे ज्यादा याद करने वाला मटेरियल था। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे याद आ गई, कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछने आए, वो ये कह रहे हैं सर आपने जो पेज दिया है हमें मुश्किल आ रही है कि हम एक दफा पहले उस पेज को याद करें फिर उसके बाद उसको ड्राफ्ट करें। तो हम कुछ स्टूडेंट का देखें रट्टा ज्यादा स्ट्रांग होता है और कुछ का रट्टा वीक होता है। जिनका रट्टा ज्यादा स्ट्रांग है वो डायरेक्ट बुक में से प्रोसीजर याद करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा है, ओके है, उस सूरत में जो पेज मैंने दिया उनके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्यादा रट्टा लगाने में प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि जी कम से कम वर्ड्स हमें याद करने पड़े और क्विकली रिवीजन करते जाएं वो जो भी उन्होंने याद किया है कम टाइम में, उनके लिए वो पेज अहम है। वो फिर पेज से याद करें और 1-2 दफा रीडिंग करके प्रोसीजर का सेंटेंस खुद बनाया करें। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं जो पेज दिया है। अगर आप समझते हैं कि जी आप डायरेक्ट किताब से रट्टा लगा सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट किताब से याद करें, उस सूरत में पेज को इग्नोर कर दें। और अगर आप समझते हैं नहीं वो याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको मटेरियल ज्यादा है, फिर उस पेज को यूज करें। ठीक है, उस पेज का एक दूसरा फायदा ये भी हो सकता है आपको कि आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद रखें, आपको भूल जाया करेंगे, आपने इनको डेली रिवाइज करना है। जो प्रोसीजर भी याद करें उनको डेली या कम से कम दूसरे दिन जरूर रिवीजन करें, वरना ये मटेरियल ऐसा है कि आपको भूल जाया करेगा। और शुरू में आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये प्रॉब्लम होगी कि आपने याद किया 2-3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और 1-2 दिन स्किप किया, दरम्यान में ब्रेक दी, अगले दिन जब याद करने बैठे पता चला वो आधे से ज्यादा भूल गया। तो इनको आपने कोशिश करनी है डेली या कम से कम हर दूसरे दिन जरूर रिवाइज करते रहें। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो चाहे तो उस पेज को यूज करें, चाहे तो डायरेक्ट बुक में से याद कर लें, ये आपकी मर्जी है। दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ कंसेप्चुअली चलना चाहते हैं और कुछ रटे से चलना चाहते हैं। दोनों तरीके से आपको ऑप्शन दे दी। अगली बात, असूली तौर पे हमें अब चैप्टर 11 या 13 करना चाहिए। चैप्टर 11 हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेट कर रहा है और चैप्टर 13 आईटी से। मैं ना तो चैप्टर 11 करवा रहा हूँ ना चैप्टर 13 करवा रहा हूँ। रीजन ये कि इन दोनों में याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है और चूंकि ये वीक हमारा टर्म टेस्ट का है तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों पे ज्यादा बर्डन ना डाला जाए याद करने के हवाले से। आपने टर्म टेस्ट भी तैयार करना होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इन 2 चैप्टर्स को ब्रेक दिया है ताकि आप चैप्टर 12 को अच्छे तरीके से याद कर सकें।
प्लस टर्म टेस्ट की तैयारी भी कर सकें। और वो चैप्टर्स अब हम कवर करने जा रहे हैं जो कि जिनमें कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं। याद करने वाला मटेरियल कम है लेकिन कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं। कंसेप्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप क्लास में बैठ के आपको समझ आ गया, घर जाके सिर्फ एक दो दफ़ा रीडिंग भी कर लें, आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, आपको याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए 11 और 13 को ब्रेक दिया कंसेप्चुअली। इस वीक में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 14 और 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में फिर हम चैप्टर 11 करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप चैप्टर 11 के साथ कंफर्टेबल हुए तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, वरना फिर हफ्ते की ब्रेक दे दी जाएगी ताकि आप चैप्टर 12 और 11 को साथ साथ रिवाइज करते रहें। क्योंकि एकदम से अगर याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा आपको दे दिया, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। इसीलिए चैप्टर 12 के बाद एक हफ्ता ब्रेक दी जा रही है ताकि आप उसको रिवाइज करते रहें। और इस एक हफ्ते में हम ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जो कंसेप्चुअली केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहम है, लेकिन उनमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इस समय लग गई आपको? चलिए, तो ये ना समझिएगा कि चैप्टर 11 या 13 हमने ऑप्शन पे छोड़ दिया है, पढ़ने ही नहीं है। नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ने हैं। पहला डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डेफिनेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन की और यूज। डेफिनेशन हम देखेंगे कंफर्मेशन लेटर होता क्या है, और यूज में हम देखेंगे कि इसे किन किन एरियाज में यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हम डिसाइड करते हैं हमने कंफर्मेशन लेटर को यूज करना है तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप। हमें स्टेप 1 पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 पे क्या करना पड़ेगा। तो दो कंसेप्ट्स हमने आज स्टडी करने हैं कंफर्मेशन के हवाले से। पहला डेफिनेशन और यूज, और दूसरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। डेफिनेशन एंड यूज, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर्स, के प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे हम। पहले आते हैं डेफिनेशन एंड यूज की तरफ। आपको याद होगा इसकी डेफिनेशन चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उस डेफिनेशन के कुछ वर्ड्स हैं उनके ऊपर फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। उस डेफिनेशन के अल्फाज को जो है हम एनालाइज करेंगे कि इनका मतलब क्या है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, एविडेंस ऑब्टेन करना बाय ऑडिटर। जाहिर ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करना है। डायरेक्टली, एविडेंस को डायरेक्टली ऑब्टेन करना, किससे? थर्ड पार्टी से, किसी तीसरी पार्टी से। कैसे? इन रिटन। रिटन का मतलब क्या है? पेपर पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। जैसे पेपर, अगर आप अपनी नोटबुक पे कोई नोट्स बनाते हैं, ये पेपर बना रहे हैं आप, ये भी रिटन फॉर्म में है। अगर आप अपना लैपटॉप खोल के सामने उसके ऊपर कीवर्ड जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो भी रिटन फॉर्म में है, लेकिन वो है इलेक्ट्रॉनिकली। कहता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है। क्लियर हो गया यहां तक? डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं तो मुझे बताइए। कहता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस डायरेक्टली। डायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब है मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। जो मैनेजमेंट के थ्रू होके एविडेंस आएगा वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, जो कि आपको याद होगा रिलायबिलिटी के पॉइंट्स में हमने पढ़ा था, लेस रिलायबल होता है। आईकैप ने केस स्टडी में पूछा कि हमने क्लाइंट के डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डेटर ने गलती से आंसर रिप्लाई डायरेक्टली क्लाइंट को भेज दिया, सीएफओ ने उन रिप्लाईज को तरतीब से लगा के सीधा बदला करके हमारे आगे रख दिया, सर ये लीजिए रिप्लाई है, क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? हम कहेंगे नहीं, ये तो हमारी जो डेफिनेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन की उस पर बुरा नहीं उतरता, ये तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ही नहीं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो होती ही डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब समझ आया? फिर इसके बाद थर्ड पार्टी से रिसीव करते हैं। ये थर्ड पार्टी, ये जो इसका मतलब है कोई पहले टू पार्टीज भी होंगी। ये टू पार्टीज कौन है? शाबाश, ऑडिटर और क्लाइंट।
इसका मतलब ये हुआ हम जो थर्ड पार्टी से लेटर लेंगे वो कंफर्मेशन लेटर कहलाएगा। क्यों? जो सेकंड पार्टी यानी मैनेजमेंट से अगर रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले वो कंफर्मेशन लेटर नहीं कहलाती क्या? वो कंफर्मेशन लेटर नहीं कहलाती क्या? मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले वो कंफर्मेशन लेटर नहीं, हाँ वो तो रिप्रेजेंटेशन लेटर होती है। वो तो क्या होती है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, कंफर्मेशन लेटर में क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवा सकते हैं या अदर इंफॉर्मेशन भी? अच्छा तो उसी तरह मुझे बताइए रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या सिर्फ मैनेजमेंट से एक मैटर कंफर्म करवा सकते हैं कि बहुत से मैटर? ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अभी पढ़ा नहीं रहा रिप्रेजेंटेशन लेटर, लेकिन कंसेप्ट एक बताया क्या कि रिप्रेजेंटेशन लेटर में सिर्फ एक मैटर नहीं मैनेजमेंट से कंफर्म करवाते बल्कि बहुत से मैटर्स कंफर्म करवाते हैं। रिप्रेजेंटेशन लेटर में इसका मतलब है बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। रिप्रेजेंटेशन लेटर में बहुत सी रिप्रेजेंटेशन होती हैं। उसी तरह कंफर्मेशन लेटर में भी सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है। डायरेक्टली है, थर्ड पार्टी से है, इन रिटर्न रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने कंफर्म केस स्टडी का पॉइंट कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उधर से जो थर्ड पार्टी थी उसने आपको फोन करके कहा सर जो बैलेंस आपने लिखा है वो एग्री करता है, क्या हमें एविडेंस मिल गया कंफर्मेशन? हम कहेंगे नहीं, कंफर्मेशन है ही नहीं है। कंफर्मेशन के डेफिनेशन में लिखा है ये रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकली या अदर मीडियम। पेपर फॉर्म में मतलब क्या है? वो रिटर्न सफे पे लिख के ठप्पा लगा के साइन करके हमें भेजे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? ईमेल के जरिए। क्या ईमेल के जरिए से जो हमें कंफर्मेशन लेटर आया क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है, लेकिन याद रखे वो डाउटफुल है। एक्सेप्टेबल है लेकिन डाउटफुल है। भाई डाउटफुल कैसे? आपने अपना हॉटमेल अकाउंट खोला, उसमें लिखा था कि यूके में लॉटरी में आपका 4 लाख पाउंड का इनाम निकला। पहुंच जाएंगे यूके इनाम लेने के लिए? हाँ बहुत शाबाश। आपको मैसेज आया कि मुबारक हो, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका 25,200 इनाम निकला है, अगर आप 500 रुपया लोड तो करवाइए ताकि आपको इनाम दिया जाए। 500 रुपया लोड करवा देंगे? शाबाश है, लोड करवा देंगे। अच्छा आपको मैसेज आए कि खुदा का वास्ता मैं अस्पताल में बड़ी मुश्किल में हूं, बराए मेहरबानी आप जो कोई भी हो अब 50 रुपए मुझे लोड कर दो इस नंबर पे, मैं आपको वापस कर दूंगी। नीचे ना तो 50 का नहीं भैया, पहले कंफर्म तो कर लो, आगे सबा है कि साबिर हुसैन है। डाउट है ना भाई, डाउट है। हाँ कंफर्म हो जाए फिर चाहे 500 भेज दो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई एक्सेप्टेबल है लेकिन डाउट्स क्रिएट होते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं जी। इसके बाद अच्छा अदर मीडियम का मतलब क्या है ये बताएं? वो कहता है रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल भी। वो कहता है व्हाट्सएप के जरिए से भी तो आ सकता है। जिस वक्त स्टैंडर्ड बना रहा था उसे नहीं पता था व्हाट्सएप कोई आएगा आज से 10-15 साल बाद, लेकिन उसे इतना पता था टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से तरक्की कर रही है हो सकता है कोई और मीडियम भी आ जाए, इसलिए उसने आगे अदर मीडियम के वर्ड भी यूज कर लिए। तो डेफिनेशन समझ आई आपको? कुछ केस स्टडी का भी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। अहम अल्फाज क्या है? डायरेक्टली है, थर्ड पार्टी से है, रिटर्न फॉर्म में है। रिटर्न पेपर पे भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली डाउटफुल होता है, हमें कंफर्म कर लेना चाहिए उसकी रिलायबिलिटी को। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल तो वैसे और भी बहुत सी हैं जहां पे कंफर्मेशन लेटर यूज किया जाता है, लेकिन अपने सिलेबस की हद तक 2 एग्जाम्पल, बड़ी एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं। एक है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाता है, और दूसरा बैंक्स एंड लॉयर्स पे। और भी एग्जाम्पल है, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं।
बैंक के पास हमारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स है क्लाइंट के, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के पास शेयर्स रखवाए हुए हैं, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक ये दो एग्जाम, डेटर क्रेडिटर की बताइए क्या इन पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं? इसमें ए में और बी में क्या फर्क है? हाँ शाबाश, ए के सिचुएशन डेटर्स और क्रेडिटर्स पे हम सैंपल बेस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। बैंक में और लॉयर्स के केस में 100% कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। डेटर्स या क्रेडिटर के केस में अगर जवाब ना आए अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लेते हैं। लेकिन बैंक्स एंड लॉयर्स के केस में अगर जवाब ना आए तो कंफर्म जवाब ही लेते हैं। फिर हम कहते हैं भैया इसका कोई, क्योंकि ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, इसमें 100% केसेस में हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है बैंक में और लॉयर के। हाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है इन पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं और सैंपल बेस पे सेंड करते हैं। एग्जांपल्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एज एविडेंस कहता है बताइए जरा कंफर्मेशन को एज एविडेंस ये रिलायबल एविडेंस है कि लेस रिलायबल एविडेंस? हम कहे हाईली रिलायबल है। तो बताइए एग्जाम में सिर्फ हाईली रिलायबल लिख देंगे कि आगे जस्टिफाई करवाएंगे? क्यों हाईली रिलायबल है? हम कहेंगे जरा रिलायबिलिटी के फैक्टर्स अपने जहन में ले आओ और ये भाई मुझे बताएंगे कि एविडेंस कब रिलायबल होता है। वो कॉर्नर में बैठे हैं मेरे भाई, जो एविडेंस कब रिलायबल होता है जी? जब वो बंदा खुद बताए कि ऐसा हो सकता है और जब वो बंदा कहे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हुआ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे ये मैं कुछ नहीं, सादा सवाल मेरा, बताइए एविडेंस कब रिलायबल होता है? हाँ शाबाश, जब रिटन फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आए ना लाइन पे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। शाबाश। दूसरा पॉइंट, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। और कोई नहीं बोलेगा क्या? ऑडिटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल देन अनऑडिटेड एविडेंस। क्यों नहीं रिवीजन करते आप? लिखे किताब के पहले सफे पे, किताब हर हफ्ते ऑडिट पास करने के लिए हर हफ्ते रिवीजन करनी होती है। मैं नहीं कर रहा, मैं तारीख बदल दिया तारीख है। क्या लिखा है? हाँ, और मैं नहीं कर रहा, ये भी साथ में लिखना है, मैं नहीं कर रहा। जी मेरे भाई आप बताइए, ये भाई जो गेम खेल रहे हैं बताइए रिलायबिलिटी के पॉइंट मेरे भाई। नहीं भाई ऐसे देखने से मैं नहीं मानूंगा, नहीं नहीं, मैंने तो वो कंसेप्ट सुनना। बताइए डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन ओरल फॉर्म। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर अगर भेजा हो, यार कुछ खुदा का खौफ करें। चैप्टर 3 का एक छोटा सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। भाई क्या बोल 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 बोल, क्या वो बोल तो सही ना भाई, ठीक जज्बा तो होना चाहिए ना। क्या बोल, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ये आईकैब का कैफ 9 का पेपर देने जाएंगे भाई हमारे। नहीं नहीं, आप तो वैसे ही आ गए सामने, आप जैसे और भी बहुत से हैं, आपको बतौर ऐसे ना करे यार वैसे देखा करे सर, भाई तो निकलना है ना आपने। जी मेरे भाई ये बता, भैया नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब कंसेप्ट नहीं मिलेगा। बताइए रिलायबिलिटी के पॉइंट्स मेरे भाई। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। और बस ऑडिट खत्म, इसके बाद खत्म हो गया। और क्या फिर कहते हैं ये आई कैप पास नहीं करता, आई कैप पास नहीं करता।
जी आप बताइए रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के पॉइंट। जी आप ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, शाबाश। एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट। एक्सटर्नल वाला तो बता दिया, एक्सटर्नल वाला नहीं बताया इन्होंने। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल, और उसके बाद इंटर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो एविडेंस मोर रिलायबल। जी हाँ, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग। तो मुझे ये बताइए एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? एक्सटर्नल एविडेंस है, डायरेक्ट है, रिटन है, ओरिजिनल है, तो इससे ज्यादा फिर रिलायबल एविडेंस कौन होगा? तो हम इसीलिए कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। इसीलिए हर ऑडिटर की कोशिश होती है, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, लेकिन चूंकि ये मोस्ट रिलायबल एविडेंस में से एक एविडेंस है, इसलिए हर ऑडिटर की कोशिश होती है कि इसको जरूर परफॉर्म करें। तो रिलायबिलिटी इसकी हाई। नीचे हमने बता दिया इसको, एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, रिटन है, ओरिजिनल है। नेक्स्ट असर्शंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है? जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन से कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई, हमने कहा एग्जिस्टेंस, हमने कहा राइट्स एप्लीकेशन नहीं होती, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन अगर कंडीशंस देखते जाएं, और कंप्लीटनेस अगर फ्लोर टू लिस्ट वेरिफिकेशन करें। उसी तरह कह रहे कंफर्मेशन से बताइए कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई होती हैं। हम कहेंगे एग्जिस्टेंस, भाई अगली पार्टी ने जवाब दे दिया, इसका मतलब एग्जिस्ट मौजूद है तभी जवाब दिया है ना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लिख के दे रहे हैं कि सर हमने आपके 10 लाख अदा करने हैं, तो क्या इससे हमारा राइट टू रिसीव डेवलप नहीं होता? तो लिख के दे रही है पार्टी कि सर हमने आपके 10 लाख रुपए अदा करने हैं। एक्यूरेसी एंड कट ऑफ। अच्छा, अगर थोड़ा सा नोट करें तो कंफर्मेशन की एग्जांपल्स है जितनी भी है बैलेंस शीट के एरियाज की है, तो इससे असर्शन भी बैलेंस शीट वाली आनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी एंड कट ऑफ आ रही है। ये क्यों? अमाउंट, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी जी। इसलिए कि प्रोविजन ने डेटर्स और क्रेडिटर इनडायरेक्टली सेल और परचेजेस को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए एक्यूरेसी एंड कट ऑफ। आगे वैल्यूएशन एंड एलोकेशन भी लिखा हुआ है। अब आई कैप ने लिखा, लेकिन मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता, लेकिन चूंकि आपको पता हम फॉलो करते हैं आई कैप की बुक को, इसलिए वैल्यूएशन एलोकेशन लिख दिया। हाँ, एक चीज है, कह रहे कंप्लीटनेस की असर्शन बहरहाल वेरीफाई नहीं होगी कंफर्मेशन से। कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई क्यों? हाँ जी, क्योंकि कंफर्मेशन हमसे सैंपल उठाते हैं, वो रिकॉर्डेड अमाउंट का उठाते हैं, ठीक है? तो रिकॉर्डेड अमाउंट का सैंपल उठाए, अनरिकॉर्डेड थोड़ी वेरीफाई होंगे। भाई क्लियर हुई है बात? चलिए, वैसे मैं पर्सनली थोड़ा थोड़ा कंप्लीटनेस से भी एग्री नहीं करता, वैल्यूएशन एलोकेशन से भी। कंप्लीटनेस की वैल्यूएशन एलोकेशन आई कैप ने लिखा होती है, मेरा ख्याल है नहीं। कंप्लीटनेस आई कैप ने कहा नहीं होती, मेरा ख्याल है होती है। लेकिन आप फिलहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू साइड पे रख दें, आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पढ़ें कि कंफर्मेशन से कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई होती हैं। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती। आगे चलते हैं, कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है, क्लाइंट की इन्वेंट्री है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि मर्जी है, चाहे करे चाहे ना करे? रिक्वायर्ड है, लेकिन कहता है कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर क्लाइंट के डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिर भी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, आपकी मर्जी है, चाहे तो करें चाहे ना करें। ये कुछ सिचुएशन है जिनमें कंफर्मेशन लेटर को यूज नहीं किया जाता। ये कुछ सिचुएशन है जिनमें कंफर्मेशन लेटर को यूज, हालांकि डेटर्स हैं, कंफर्मेशन लेटर को यूज नहीं। कौन सी सिचुएशन? ध्यान से समझने वाली बात है, केस स्टडी में यूज होगी।
पहली चीज, जब रिस्क लो हो, जब रिस्क लो हो तो कंफर्मेशन हो सकता है कि परफॉर्म ना की जाए, क्योंकि आपको पता है रिस्क लो हो तो हम कुछ प्रोसीजर कम कर देते हैं ना, तो कंफर्मेशन को नहीं किया। जब बैलेंस मटेरियल हो, कंफर्मेशन हो सकता है कि परफॉर्म, अच्छा यहां पे मैं अल्फाज यूज कर रहा हूं हो सकता है, इसका मतलब है अगर ऑडिटर के नहीं नहीं चाहे रिस्क लो है मैं तो कंफर्मेशन परफॉर्म करूंगा, तो कर सकता है कि नहीं? स्टैंडर्ड कहता कर लो भाई, ज्यादा काम करना चाहते हो कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। बैलेंस इमटेरियल, ऑडिटर कहता है नहीं नहीं मैं तो करूंगा कंफर्मेशन लेटर सेंड, कर सकता है कि नहीं? ज्यादा काम करने से स्टैंडर्ड नहीं रोकते। एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, अगर अल्टरनेट, तो फिर कंफर्मेशन हो सकता है कि परफॉर्म ना करें। हमने 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 कहा क्लाइंट से डेटर आपका 10 लाख का, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे 31 दिसंबर का, आज 5 जनवरी है, सीएफओ कहने लगा सर 3 जनवरी को उनका चेक आ चुका है 10 लाख का, ये देख लें। बताइए क्या हम फिर हम कहे नहीं नहीं चाहे चेक आ गया फिर भी हम उनसे पूछेंगे कि आपने 31 दिसंबर को 10 लाख देना था कि नहीं? सीएफओ कहेगा सर ये देखे चेक आ गया, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि उन्होंने 31 दिसंबर को हमें पैसे देने थे। मुझे बताइए क्या 3 जनवरी को चेक रिसीव हुआ, क्या इस बात का एविडेंस है कि 31 दिसंबर को रिसीवेबल था? यही कह रहा है, अगर एविडेंस अल्टरनेटिव प्रोसीजर से मिल जाए तो फिर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं रहती। जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे, जब मैनेजमेंट सर 10 डेटर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, 9 को सेंड कर दें, 1 को सेंड ना करें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे बाकी 9 को तो साइड पे करो, इसकी जस्टिफिकेशन बताओ क्यों, रीजन पूछेंगे। क्या हमें फौरी तौर पे डिसीजन कर लेना चाहिए कि कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना? क्या फौरी डिसीजन कर लेना चाहिए कि कंफर्मेशन लेटर लाजमी सेंड करना है, या कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखें? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, जैसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है? डिस्प्यूट चल रहा हो, सर इनका हमारा इनवाइस का डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब बड़ी मुश्किल से उसको ठंडा करके हम किसी फाइनल सेटलमेंट पे पहुंचने लगे हैं, आप कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो ये तो जलती पे तेल छिड़कने वाली बात होगी, ना सेंड कर, रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है। तो इस सूरत में कंफर्मेशन लेटर सेंड कब? जब रिस्क, जब बैलेंस, जब एविडेंस अल्टरनेटिव प्रोसीजर से मिल जाए, और जब ये थर्ड और फोर्थ खास तौर पे समझ लीजिए, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड वाला, जब एविडेंस जब किसी दूसरे प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो फिर कंफर्मेशन सेंड करने की जरूरत, आपको पता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है, एविडेंस ओरिएंटेड है। वो कहते हैं एविडेंस आना चाहे इस प्रोसीजर से ना सही उससे, उससे ना सही उससे। तो अगर हमें कंफर्मेशन से प्रोसीजर नहीं मिला, कंफर्मेशन से एविडेंस नहीं मिला, दूसरे प्रोसीजर से मिल गया, तो हमें क्या सोचना है? एविडेंस मिल गया, कंफर्मेशन की जरूरत तो नहीं है, नहीं है। तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में ऑडिटर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करे, हालांकि मोस्ट रिलायबल एविडेंस है, नॉर्मली सेंड किया जाता है? कौन से केसेस में नहीं कर? जब रिस्क लो हो, बैलेंस इमटेरियल हो, एविडेंस अल्टरनेटिव प्रोसीजर से मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे और रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो। रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो पहले भी कहीं पढ़ा लग रहा है मुझे। रीजनेबल जस्टिफिकेशन कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 9 था कि 8 था? 8 था। हम ऑडिट कर रहे थे टर्म्स ऑफ, हाँ, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज कर दें। हमने क्या देखना था? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। बताइए क्लाइंट किन सिचुएशन में हमें रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं नहीं यार, अब भाई से पूछ रहा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता मेरे भाई को? रिवाइज नहीं किया। क्यों नहीं रिवाइज किया? क्या ऑडिट को आखिरी महीने रिवाइज करना होता है कि हर हफ्ते? हर हफ्ते।
ए भाई अब पूछ के आपको भी शर्मिंदा करने वाली बात है, खुद भी शर्मिंदा होने वाली बात है। भैया नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं मिलेगा। चलिए ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब आगे चलते हैं कि अगर, हाँ बड़ा पढ़ लिया ना हमने, बस शाबाश। अच्छा, कितने स्टूडेंट ये वादा करते हैं कि कल का टेस्ट, आज जल्दी क्लास खत्म करने को तैयार हूं मैं, लेकिन कितने स्टूडेंट वादा करते हैं कि कल का टेस्ट लाजमी देंगे? नहीं, आपने नहीं टेस्ट देना तो फिर भाई पक्की बात है टेस्ट लाजमी देंगे, वचन, शपथ, सौगंध, गीता पे हाथ रख के। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे, आज जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ आपको, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।